तो अब जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का, वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का क्या मतलब है? देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? एक पार्टनरशिप बिजनेस जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, अब एक न्यू पार्टनर आके उसमें एंट्री कर रहा है। अब जब पार्टनरशिप बिजनेस पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, इसका मतलब है उस पार्टनरशिप बिजनेस के पास कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो होगा पहले से, है ना? जब बिजनेस चला रहा है तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो पहले से होगा। अब मान लो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ था 2010 में, और 2010 में वो एक लैंड खरीदा था और एक मशीन खरीदा था। तो वो लैंड को 2010 में खरीदा था 3 लाख रुपए में और मशीन को खरीदा था 1 लाख रुपए में। अभी चल रहा है 2023, एक पार्टनर एंट्री करता है। तो जब पार्टनर बनेगा, इसका मतलब है कि उसका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सब में ही उसका हिस्सा में हो जाएगा। वो लैंड जो हम 3 लाख में खरीदा था, क्या 2023 में उसका वैल्यू 3 लाख ही होगा? बड़ा घटा नहीं होगा। वो मशीन जो हम 1 लाख में खरीदे थे, तो क्या उसका वैल्यू 1 ही लाख होगा? बड़ा घटा नहीं होगा, घटा होगा ना। उसी तरह फर्म के ऊपर कुछ लाइबिलिटी भी होगा, लाइबिलिटी भी बड़ा या घटा होगा। तो न्यू पार्टनर अगर डायरेक्टली एंट्री हो जाए तो उसका तो फायदा हो जाएगा ना, कि भाई 1 लाख का बिल्डिंग था, 3 लाख का लैंड था, अभी उसका वैल्यू हो गया 10 लाख, तो 7 लाख जो बढ़ा उसमें तो इसका कोई रोल नहीं है। ये तो उस वक्त पार्टनर नहीं था, हम लोग दोनों थे सिर्फ। तो ये जो 7 लाख जो इसका वैल्यू बढ़ा, इसका बेनिफिट तो इसको भी मिल जाएगा, जबकि इसको मिलना तो नहीं चाहिए। समझ में आ रहा बात? उसी तरह जो मशीन का वैल्यू 1 लाख था, 10 साल बाद उसका वैल्यू हो गया 25,000, तो 75,000 का वैल्यू इसका घट गया। तो ये नुकसान में वो क्यों भागीदार होगा? वो तो बेचारा अभी तक बिजनेस में आया ही नहीं। समझ में आ रहा बात? हम लोग दोनों हैं। तो पार्टनर के एंटर होने से पहले जितना भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, वो सब का वैल्यू को हम लोग दोबारा से चेक करते हैं। इसको बोलते हैं रीवैल्यू करना। रीवैल्यू करने का मतलब समझ में आ रहा था? वैल्यू को रीचेक करना, रीवैल्यू करना। तो हम लोग इसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोला जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है पार्टनर के एडमिशन लेने से पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे, और ओवरऑल जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेगा आपस में, न्यू पार्टनर के एंटर करने से पहले। समझ में आया? अब इसको बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। जितना भी एक्सपेंसेस एंड जितना भी लॉसेस है सबको क्या करेंगे? डेबिट, और जितना भी गेन्स है सबको क्या करेंगे? क्रेडिट। उसके बाद ओवरऑल जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अच्छा, अब हमको ये बताओ प्रॉफिट कब होता है और नुकसान कब होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन में? अगर मान लो मेरा एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा? 1 लाख का जमीन मेरा 3 लाख हो गया तो प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ? मतलब अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ा तो क्या हो गया? प्रॉफिट। अगर उल्टा हो जाए तो 1 लाख का मशीन था, अब हो गया 50,000, तो क्या हुआ? मतलब एसेट्स का वैल्यू घटा तो लॉस हो गया। तो रिवैल्यूएशन में पहला चीज क्लियर हो गया, एसेट्स का वैल्यू बढ़ा तो घटा तो लॉस। अब लाइबिलिटीज ले रहे, मान लो मेरे ऊपर कर्जा था बैंक का 1 लाख का, अब ये कर्जा बढ़ के हो गया 2 लाख, तो मेरे लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया? मतलब लाइबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ा तो लॉस, और अगर लाइबिलिटी का वैल्यू घट गया तो प्रॉफिट। ये 4 चीज सबको क्लियर हुआ, इसी के ऊपर रिवैल्यूएशन बनेगा। एसेट्स बढ़ रहे तो प्रॉफिट, एसेट्स घट रहे तो लाइबिलिटीज बढ़ रहे तो लॉस, लाइबिलिटीज का वैल्यू घट रहे तो बस। यही चीज को हम लोग को रिवैल्यूएशन में करना है। तो चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा कैसे, देखो। इसको उतार लो सब, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज क्रेडिट। ठीक है ना, जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट। प्रॉफिट कब होता है? अभी तो तुम लोग बोले अगर एसेट्स इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो प्रॉफिट। ये दो चीज में प्रॉफिट होता है। तो इंक्रीज इन एसेट्स को कर देंगे क्रेडिट। समझ में आ रहा है? इंक्रीज इन एसेट्स को कर देंगे क्रेडिट। अब इंक्रीज इन एसेट्स, मान लो लैंड का वैल्यू बढ़ गया, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया, डेटर्स का वैल्यू बढ़ गया, स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया। तो जो भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है सबको कर दिए क्रेडिट, जो भी एसेट्स। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग ले लो, बाय स्टॉक ले लो, जो भी है, समझ में आ रहा है? जो भी जितना भी है सबको डेबिट कर देंगे। उसी तरह बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी आ जाता है बहुत सारे टाइम। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब देखो, तुमको कभी पापा से मिला था 10 रुपया, तुम उसको पैंट में रख दिए और फिर पॉज कर दो, वीडियो पॉज कर दो। तुम उस 10 रुपीज को क्या किए, अपने पॉकेट में रख लिए और रख के भूल गए। बहुत सारे टाइम हम लोग के साथ होता है ना, पैसा पॉकेट में रख के भूल गए। अब वो कपड़ा धुला गया, सूख गया, फिर जब तुम दूसरा बार जो है तुम पहने उसको, पॉकेट में हाथ दिए, देखे तेरा 10 का नोट है, तो क्या हो गया? अनरिकॉर्डेड एसेट। तुम्हारे लिए तो वो फायदा ही हो गया ना, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो फायदा हो गया। उसी तरह बहुत सारे टाइम एसेट रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बट वो रिकॉर्ड नहीं रहते। तो अगर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया वो, तो वो भी क्या मेरे लिए प्रॉफिट है। क्लियर है? और तो प्रॉफिट में इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का वैल्यू अगर घट रहा है, क्रेडिटर्स का वैल्यू घट रहा है, लिख देंगे। ठीक है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट घट रहा है या डाउटफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप का एडमिशन में ये वाला एडजस्टमेंट एकदम रहेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये लायबिलिटी है, याद रखना। तो अगर ये बढ़ेगा या घटेगा तो इसको रिकॉर्ड करना होगा। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर घटा तो प्रॉफिट हो गया। उसी तरह अनरिकॉर्डेड, अच्छा ठीक है, यहां तक ठीक है। तो और भी बहुत सारे लायबिलिटीज हो सकता है। बिल्स पेबल घट गया, तो जो भी लायबिलिटी घटा है क्रेडिट में, एसेट बढ़ा है तो डेबिट में। इसी को ऑपोजिट कर देंगे इस साइड में। ठीक है? एसेट्स इंक्रीज हुआ है तो डेबिट किए, एसेट्स डिक्रीज, सॉरी, एसेट्स इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट किए, एसेट्स डिक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे। तो डिक्रीज इन एसेट्स, मान लो फर्नीचर का वैल्यू घट गया तो टू फर्नीचर, जितना घटा है लिख देंगे। डेटर का वैल्यू घट गया, टू डेटर, जितना घटा है लिख देंगे। ठीक है ना? उसी तरह लायबिलिटीज अगर बढ़ जाए तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी घटा है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट। तो यहां पे इंक्रीज इन लायबिलिटी, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बढ़ गया तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। मान लो बिल्स पेबल का वैल्यू बढ़ गया, या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब मान लो घर से तुमको पैसा मिला कि जाओ जाके ये सामान ला दो, तुम गए बाहर खेलने लग गए, भूल गए कि घर से पैसा मिला था, फिर तुम चेक किए, ले रहे पैसा कहाँ से है, मेरा ही होगा, चल खा पी ले रहे। खा पी लिए, घर गए तो मम्मी पूछी क्या हुआ, सामान लाए जो दिया था पैसा, तब तुमको याद है जा तेरा
तो पैसा तो हम खा लिए, तो क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गया, मतलब एक लाइबिलिटी तुम्हारे ऊपर बढ़ गया। तो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये भी क्या है मेरे लिए, लॉस है। समझ में आए बात, ये चार ही चीज आएगा रिवैल्यूएशन में, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अच्छा सर कुछ ऐसा चीज है बैलेंस शीट में, कुछ ऐसा आइटम रहेगा जो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो वैसे ही है, तो उसका क्या करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो नया बैलेंस शीट में उसको वैसे ही उठाकर वहां से यहां पुट कर देंगे। जैसे कि मान लो एक है तुम्हारा बैंक बैलेंस या कैश इन हैंड या स्टॉक, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं आया, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बैंक लोन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको एज इट इज यहां से उठा के वहां लिख देंगे, ओल्ड बैलेंस शीट से उठा के न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे, ठीक है ना। ये सब करने के बाद हम निकालेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेरा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड किए, डेबिट साइड में हम लॉस को रिकॉर्ड किए। अगर क्रेडिट साइड बढ़ा है तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया, अगर डेबिट बढ़ा है तो रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया। तो अगर प्रॉफिट आया है तो क्रेडिट साइड बढ़ा होगा, उसको दोनों साइड लिखेंगे, ये सब को माइनस करेंगे, पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट आया। मान लो क्रेडिट साइड का टोटल है 1 लाख और यहाँ पूरा टोटल है 70,000, तो 1 लाख को दोनों साइड लिखे, 30,000 प्रॉफिट आया, 30,000 को यहाँ पे लिखे और 30,000 को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना है। समझ में आया? तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस को किस में बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो। मान लो यहाँ 2 पार्टनर है एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत सारे टीचर लोग बोलते हैं टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखो या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, वो भी ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं। समझ में आया? और वहां आएगा तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स एंड वाई, जो भी अमाउंट आ रहा है ओल्ड रेशियो में दोनों में बढ़ जाएगा। और अगर लॉस आ रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, इसको भी एक्स एंड वाई को ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो देखो या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, दोनों तो साथ में नहीं आ सकते हैं ना, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, दोनों साथ में नहीं आ सकते। ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है ना। पार्टनर्स एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट 3 चीज बनाने का रहता है जनरली। तो ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिटायरमेंट में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें भी इसी तरह से बनेगा, इसीलिए इसको थोड़ा सही से समझ लेना। चलो कॉपी कर लो सब। हो गया कॉपी सबका? चलो अब कुछ पॉइंट्स को याद रखना है हम लोगों को। क्या पॉइंट्स को याद रखना है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को जिसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। क्या क्या है? आइटम्स टू बी ट्रीटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड, इधर सुनो, ओल्ड बैलेंस शीट में वो आइटम दिया हुआ रहेगा, उससे उठा के तुमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रीट करना है। तो क्या क्या आइटम्स दिया हुआ रहेगा देख लो। नंबर 1 जनरल रिजर्व, सब एक साथ हम बताएंगे, ठीक है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट,
फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। तीसरा है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व, ठीक है ना। चौथा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पांचवा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और छठा है गुडविल अकाउंट या गुडविल। ये 6 ऐसा चीज है जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है और इसका ट्रीटमेंट तुमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना पड़ता है। ध्यान से समझ लो। पहला जो 3 है ये सब पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा ओल्ड रेशियो में। ये पहला जो 3 है, जितना भी आइटम्स है सबका ट्रीटमेंट ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही होगा और ओल्ड रेशियो में ही होगा। ये जितना भी आइटम है सबका ट्रीटमेंट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा और ओल्ड रेशियो में होगा। ये पहला 3 जो है इसको ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, ठीक है, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तीनों को क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है पॉइंट। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में एडजस्टमेंट रहा, अब ये दोनों होता क्या है पहले इसको समझ लेना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या मतलब है, हम जो है 1 लाख रुपया गोल्ड में लगा दिए, ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट। हमको डर है, रिस्क है कि यार आगे चलकर 2 महीना या 2 साल 3 साल बाद गोल्ड का वैल्यू गिर भी तो सकता है। तो 1 लाख जो लगाए हैं हो सकता है इसका वैल्यू 50,000 भी हो जाए, 80,000 भी हो जाए, 90,000 भी हो जाए। तो मेरे अंदर कुछ डर है, तो हम क्या बोले ना, इस इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग से रिजर्व बना दे रहे। अगर इस इन्वेस्टमेंट में कुछ नुकसान होता है, इस नुकसान का भरपाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कर देंगे। तो हम 1 लाख रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट किए और एक 20,000 रुपया का फंड बना दिए, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 1 साल बाद अगर मेरा गोल्ड का वैल्यू उतना ही रहा या बढ़ गया तब ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ओल्ड पार्टनर आपस में पूरा बांट लेगा 20,000 रुपया ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर गोल्ड का वैल्यू हो जाता है 90,000 तो 10,000 का नुकसान हो गया ना। वो जो 10,000 का नुकसान हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जो 20,000 है उससे निकाल कर पूरा कर लिया जाएगा और बाकी का जो 10,000 बचा है ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेगा। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है ना। इसको समझ में आ गया सम्स में, और इसको डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट आता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्या होता है। देखो अब मेरा एक फैक्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री में बहुत सारा वर्कर लोग हैं। अब फैक्ट्री में काम हो रहा है तो कभी ना कभी तो कोई हादसा हो भी सकता है ना। मान लो फैक्ट्री में कोई मशीन में किसी का हाथ फंस गया, किसी का पैर फंस गया, ठीक है। अब उसका भरपाई तो मालिक को करना होगा ना। मान लो उसका हाथ का ऑपरेशन हो रहा है या पैर का ऑपरेशन हो रहा है और उसमें मान लो 2 लाख रुपए का खर्चा है, तो हम अचानक से अपना बिजनेस से 2 लाख रुपए निकाल के देंगे तो बिजनेस तो डामाडोल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो इसके लिए भी हम अलग से फंड बना के रखे हैं जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। अगर वर्कर लोग को कुछ हुआ तो इस फंड से निकाल कर दे देंगे, और अगर नहीं हुआ तो पूरा का पूरा फंड जो है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अब जरूरी थोड़ी है हम पैसा रखें तो किसी न किसी का हाथ कट नहीं है ना। अब जैसे कि मान लो किसी का घर में मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा रखा हुआ है कि भाई अगर घर में खुदा ना खास्ता कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुआ तो किसके सामने मांगेगा आदमी, वो पैसा यूज़ करेगा। तो रखा है तो कुछ ज़रूरी है कि घर में कोई बीमार पड़ ही जाएगा,
नहीं। तो अगर वैसा कुछ होता है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पैसा निकाल कर दिया जाएगा, नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है, डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा, मिस्टेक, इसको रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट होगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मिस्टेक हो गया वो हमसे, उसको ठीक कर लो, ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पीएल। पीएल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये पार्टनर्स कैपिटल में, अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल में, समझ में आ रहा है बात? बहुत सारा टाइम ये डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ नहीं रहता है। पीएल अगर ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा, लाइबिलिटी साइड है तो क्रेडिट होगा। समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट में दिया हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे? डेबिट। अगर लाइबिलिटी साइड दिया हो तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे? क्रेडिट। कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। क्लियर हुआ पॉइंट? ये दोनों आइटम जो है ओल्ड पार्टनर्स डेबिट होगा। समझ में आ रहा है? ये इन्वेस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये दोनों बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिया हुआ रहेगा और इसको ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना है इन दी ओल्ड रेशियो। देखो ये दोनों जो है ना बैलेंस शीट का एसेट साइड में ही दिया हुआ रहेगा, ये तीनों जो है ये बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में ही दिया हुआ रहेगा। ये दोनों में से कोई भी साइड में दिया हुआ हो सकता है, एसेट में भी हो सकते हैं और लाइबिलिटी में भी दिया हुआ हो सकता है। तो पहला जो तीन है ये बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में ही रहेगा, इसको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देना है ओल्ड रेशियो में। ये जो एंड का दो है ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में ही रहेगा, इसको क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देना है इन दी ओल्ड रेशियो। ये ऊपर ये जो पीएल है ये डेबिट में भी हो सकते हैं और अगर एसेट साइड में है तो डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड में है तो। क्लियर हुआ पॉइंट? तो चलो इतना को उतार लिए, सब एडजस्टमेंट है, एक बार में पूरा क्लियर नहीं होगा। अभी बस हम एक तरह का रफ तुम लोग को बता रहे, डिटेल में जब सम्स करेंगे तो ऐसे नहीं एक सम में सब आ जाएगा। कोई सम में जनरल रिजर्व आएगा, कोई सम में वर्कमैन कंपनसेशन आएगा, कोई सम में जो है तुम्हारा गुडविल आएगा, किसी में पीएल अकाउंट आएगा, बट क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो जाएगा क्या करना है। तो देखो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिए, अब हम लोग को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। अब हम लोग को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनेगा ये सब पार्टनर का बनेगा, ओल्ड पार्टनर का भी और न्यू पार्टनर का भी। तो चलो पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट दोनों बनाते हैं। तो यहाँ पे यार है ना, अच्छा एक एक ही करके बना रहे, क्या है जल्दी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरली 3 पार्टनर रहता है, तो 1 2 3 लाइन खींच दी एक पर्टिकुलर्स का, 1 2 3 फिर यहाँ पे लाइन खींच दिए। देखो जनरली 3 पार्टनर रहता है, तो पर्टिकुलर्स मान लो 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड, फिर पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड क्रेडिट। ठीक है ना? देखो अब पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आएगा। सबसे पहला चीज जो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा वो है ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल बैलेंस जो बैलेंस शीट में पहले से दिया हुआ है ना उसको आप क्रेडिट कर दीजिए बाय बैलेंस बीडी। अब एक्स और वाई का ही रहेगा, जेड का तो रहेगा नहीं, क्योंकि भाई जेड तो नया पार्टनर है, उसका पहले से कैपिटल बैलेंस थोड़ी दिया हुआ रहेगा। पहला इसको किए, उसके बाद रिवैल्यूएशन में जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आया है उसको आप यहां पे ट्रांसफर कर दीजिएगा। अगर प्रॉफिट आया है तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट,
बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये प्रॉफिट भी ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा, न्यू को तो नहीं मिलता है। और अगर लॉस आया है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस भी दोनों को ही मिलता है। क्लियर हुआ पॉइंट? पहले क्या करेंगे समझ में आ गया। अब जो जो आइटम हम बताए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो इसको क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिए। उसी तरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, ये सब दिया हुआ तो ये सब भी बटेगा। तो बाय, शॉर्ट में लिख रहे हैं ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर पीएल अकाउंट लाइबिलिटी साइड है तो भी यहां आ जाएगा, तो बाय पीएल अकाउंट। समझ में आ गया बात? और अगर मान लो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, गुडविल पहले से दिया हुआ है बैलेंस शीट में, या पीएल अकाउंट का एसेट साइड में दिया हुआ है, तो वो सब डेबिट में आएगा। टू गुडविल अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू पीएल अकाउंट। अच्छा देखो, पीएल या तो डेबिट में रहेगा या तो क्रेडिट में रहेगा। रिवैल्यूएशन या तो प्रॉफिट रहेगा या तो लॉस रहेगा। तो जहां जहां एस्ट्रिक्स मार्क हम दे रहे हैं ना, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक रहेगा। समझ में? रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस दोनों तो साथ में नहीं रहेगा ना। पीएल क्रेडिट में भी और डेबिट में भी, दोनों में तो साथ में नहीं रहेगा ना, कोई एक ही रहेगा। ये सब होने के बाद अब न्यू पार्टनर का एंट्री होता है। समझ में आ रहा है बात? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस लिख दिए, जो पहले से था बटने का वो सब बांट लिए, सब प्लेन करने के बाद, पूरा मामला क्लियर करने के बाद नया पार्टनर को बोलेंगे अब तुम आ जाओ, अब तुम एंटर करो। तो जब नया पार्टनर आएगा अपने साथ दो चीज लाएगा, एक लाएगा वो कैपिटल, दूसरा लाएगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो कैपिटल लाएगा वो हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट, उसके अकाउंट में चला गया कैपिटल। ठीक है, समझ में आया बात? और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा वो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ओ अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? हो गया ना मिस्टेक, एक मार्क्स चला गया। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आया, हम यहां मान के चलते कि दोनों सैक्रिफाइस किया होगा, तो दोनों को दे दिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर कोई एक किया होगा तो कोई एक को मिल जाता। अगर ये पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में ही रह गया तो ठीक। अगर सर बिजनेस से निकाल ले रहा है तो क्या होगा? अगर बिजनेस से निकाल ले रहा है तो यहां पे हो जाएगा टू बैंक अकाउंट प्रीमियम, शॉर्ट में लिख रहे, प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन, प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन। दोनों निकाल लिए तो दोनों के अकाउंट में आ जाएगा, जितना निकाला है निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है बात? अगर नहीं निकालो तो नहीं आएगा ये प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन। ये सब होने के बाद हम बैलेंस सीडी निकाल देंगे। किसका? तीनों का। क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल में, निकाल लेंगे टू बैलेंस सीडी। ये क्या आएगा? ये रहेगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। तीनों का बैलेंस सीडी निकाल दिए, पार्टनर्स कैपिटल हो गया। बहुत सारे टाइम इसमें एडजस्टमेंट भी रहता है इसके ऊपर। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये क्या बन गया मेरा? पार्टनर्स कैपिटल। अब इतना भरा पूरा देख के लग रहा है हर सम में इतना भरा पूरा नहीं रहेगा, कुछ ही एंट्रीज रहता है पार्टनर्स कैपिटल। इसमें तो हम पूरा लिख दिए ना, ये तो फॉर्मेट है ना, इसमें तो हम सब कुछ लिख दिए। तो सम में सब कुछ थोड़ी रहेगा, कुछ ही आइटम रहेगा। ठीक है, चलो कॉपी हो गया, उतार लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज कर देना तो लंबा हो जा रहा है, ये बैलेंस शीट भी बनाना है।
पार्टनर्स कैपिटल के बाद हम लोग को बनाना पड़ता है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म या फिर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। न्यू पार्टनर का एडमिशन लेने के बाद हमको एक नया बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? और बैलेंस शीट में क्या करना है, वही एसेट्स को एसेट साइड में लिख देंगे, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, बट चेंज अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट। समझ में आ रहा है बात? 10 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का डायरेक्ट एक सम्स रहेगा, उसके एमसीक्यू भी बहुत रहता है इससे। तो देखो बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, बैलेंस शीट का वही सेम फॉर्मेट, लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। हम लोग जब 11-12 में थे ना, तो मेरा एक फ्रेंड, मतलब उसको बहुत आदत था टीचर लोग गलती निकालने का। सर पूरा बना दिया फॉर्मेट से, बोला सर एक मिस्टेक। सर भी टेंशन में, हम क्या मिस्टेक किए? सर बोला सर, हम लोग सर ना फॉर्मेट में बहुत मार्क्स काटते थे, फॉर्मेट गलत होता मार्क्स काट लेते। बोले सर एक मिस्टेक। बोला क्या? फॉर्मेट गलत बना दिए। सर बोले धीरे धीरे कहाँ फॉर्मेट गलत बनाए हम? सर डेबिट क्रेडिट नहीं दिए। सर बोला इधर आओ। आया, पकड़े, थाम, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट होते हैं, कौन सिखाया? वो चुप से आके बेचारा बैठ गया। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट पुट मत कर देना, ठीक है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बस, ठीक है। अच्छा देखो, अब लाइबिलिटीज साइड में सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट है उसको लिखेंगे। 3 पार्टनर है तो तीनों का आएगा XYZ। और कौन सा कैपिटल अकाउंट? जो 2 बैलेंस CD आया है ना, पार्टनर्स कैपिटल में जो 2 बैलेंस CD आया था वही है कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तीनों का पुट किए, लिख दिए। उसके बाद जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज है, रीवैल्यूड अमाउंट वो लिखेंगे। जैसे कि मान लो क्रेडिटर्स पहले था 10,000, उसमें से 2,000 रुपया घट गया तो अब 8 हो गया, तो अब 8,000 लिखेंगे। बिल्स पेबल में कुछ चेंजेस नहीं आया, जैसे था वैसे ही है, तो उसको जो वहां था वो यहां पे भी लिख देंगे। बैंक लोन में कुछ चेंजेस नहीं आया, तो बैंक लोन जो पुराना बैलेंस शीट में था उठा के नया बैलेंस शीट में लिख देंगे। कोई टेंशन ये सब में नहीं है। जिसमें चेंजेस आया उसको चेंज्ड वैल्यू के साथ लिखेंगे, जिसमें चेंजेस नहीं आया है वो जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे। समझ में आया बात? अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में भी जो भी एसेट्स बढ़ा या घटा है तो उसको बढ़ाकर और घटाकर लिखेंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास मशीन था, मशीन का अमाउंट था मान लो 1 लाख, उसमें से 10,000 रुपया डेप्रीशिएट कर गया तो घट गया, तो लेस डेप्रीसिएशन 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 बाहर लिख दिए। समझ में आया साहिल? समझ में आया क्या बोले हम? मशीन का मान लो वैल्यू 1 लाख रुपया है और 10,000 रुपया डेप्रीशिएट कर गया, तो 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 बाहर। समझ में आ रहा है? और ये 10,000 को हम रिवैल्यूएशन में भी रिकॉर्ड किए होंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड किए होंगे, क्योंकि एसेट घट गया तो मेरा नुकसान हुआ। 10,000 वहाँ और फिर 10,000 को यहाँ माइनस करके भी शो किए। उसी तरह मान लो मेरे पास लैंड था जिसका वैल्यू था 5 लाख, वो बढ़ के 2 लाख रुपया बढ़ गया, तो ऐड एप्रिसिएशन, तो 5 लाख है, 2 लाख रुपया और ऐड कर दिए, 7 लाख लिख दिए। समझ में आया बात? क्लियर हुआ पॉइंट? उसी तरह मान लो डेटर है, डेटर के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है तो उसको माइनस किए, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, माइनस करके लिखिए। स्टॉक बेचारा कुछ नहीं हुआ उसमें, ना बढ़ा है ना घटा है, उसको ऐसे ही लिख देंगे। समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश या बैंक। कैश या बैंक, कैश या बैंक में पहले से पैसा रहता होगा, कुछ तो रहा होगा ओल्ड बैलेंस शीट में, उसको लिखेंगे।
प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है वो भी तो कैश लाया है, उसको भी ऐड कर दिए, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाया है तो उसको भी ऐड कर देंगे। मान लो 50,000 पहले से था, नया पार्टनर 1 लाख रुपया कैपिटल ला रहा है, तो 50 प्लस 1 लाख और 30,000 रुपये वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो प्लस 30,000 ऐड करके कैश या बैंक का बैलेंस को बाहर लिख देंगे। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? अगर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं ला रहे तो नहीं लिखेंगे। ये सबको करने के बाद एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों बराबर आ जाएगा। अगर बराबर आ गया है इसका मतलब है आपका सम्स पूरा सही है, पूरा आपको 10 में 10 मिलने का चांसेस है। और अगर कुछ गड़बड़ हुआ है इसका मतलब कहीं कुछ मिस्टेक हो गया। हाँ, अगर मान लो जब कोई ज़रूरी नहीं ना बैलेंस शीट टैली किया तो तुम सही बनाए हो, तुम हो सकता है जोर ज़बरदस्ती बैलेंस शीट टैली करवा दिए होगे टांग घसीट के, तो वहाँ पे तो मार्क्स कट जाएगा ना। तो ऐसा कभी मत समझना कि एकदम बैलेंस शीट टैली किया तो 100% मेरा सही है सही, और ऐसा भी नहीं है कि बैलेंस शीट अगर टैली नहीं किया तो पूरा रॉन्ग है। हो सकता है तुम सब कुछ सही किए, तुम एंड में आके यहाँ पे कैश और बैंक में ये दोनों को ऐड करना भूल गई। अब ये दोनों को तुम ऐड करना भूले तो तुम्हारा तो पूरा सम सही है, लेकिन ये तो टैली नहीं करेगा, बट एक मिस्टेक है। अब वहाँ पर कोई दिमाग लगाया कि किसको कैसे टैली करवाए, कैसे टैली कराए, अब जानबूझ के गोंजा करके यहाँ का अमाउंट को चेंज कर दिया, बोला नहीं बिल्स पेबल में इतना नहीं होगा इतना होगा, लोन में इतना नहीं होगा इतना होगा, और कम बेसी करके टैली करवा दिया। तो जहाँ उसका एक मिस्टेक था वहाँ 2-3 मिस्टेक और हो गई है। तो जहाँ उसको 10 में 9 मिलता अब 10 में 7 मिलेगा। समझ में आया है? तो ये सब पॉइंट को भी रखना है, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को देखिए टैली करवाना है तो जोर ज़बरदस्ती जैसे घसीट पसीट के करवा देना है। नहीं, तुम अपना पूरा कॉन्सेप्ट के साथ को सम्स को बनाओ और टैली करने का कोशिश करो। नहीं होते तो देखो मिस्टेक कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। समझ में आ रहा है? जो चीज़ सही है उसको मिस्टेक खोजने का चक्कर में सही को गलत मत करके आ जाना, फिर भी नहीं हो रहा है छोड़ देना है। ठीक है, तो 9 मार्क्स 8 मार्क्स मिल जाएगा। अब जोर ज़बरदस्ती करने जाओगे तो जहाँ पे 9 मिलने वाला रहेगा वहाँ 6 मिल जाएगा। ये सब हुआ है हम लोगों के साथ, इसीलिए बता रहे स्टूडेंट लोग को हम देखे करते हुए, हम लोग के साथ भी हुआ है। ठीक है ना? तो हम लोग का पहला क्लास जो था पूरा बेसिक सम एडमिशन और पार्टनरशिप से रिलेटेड तुम लोग को ये क्लास में बता दिए। थोड़ा लेंदी क्लास था, लंबा क्लास था, बट इसको देखना है, वापस से रिवाइज करना है, वीडियो को देखना है। नेक्स्ट क्लास से सम्स करेंगे तो उतना ज़्यादा लंबा क्लासेस नहीं होगा, 2 या 1 सम्स पर क्लास चलेगा। ठीक है, चल बाय।